हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। देखिए, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट किया था। अभी तक 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक, अभी तक आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लेक्चर देखिए, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ें समझ में आए। ठीक, देखिए सभी लेक्चर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप पहले के लेक्चर देखिए हो, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड लेक्चर जहाँ पे ख़त्म हुआ था बिल्कुल वहीं से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, हम कुछ पार्ट देखे थे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। अच्छा, बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी, है ना, अभी हम उस पर आए नहीं थे। ठीक है ना, बैलेंसिंग करना अभी तक हमने सीखा नहीं था, हमने बस इतना आइडिया लिया था कि मेरे लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब कुछ हो सकता है। ठीक है, अनबैलेंस्ड का मतलब कुछ हो सकता है। बैलेंसिंग इसलिए रिक्वायर्ड थी कि मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना था, है ना, क्योंकि अपन लोग मास क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आज देखिए, आज हम लोग करते हैं, सीखते हैं कि अपन लोग बैलेंसिंग कैसे करेंगे। ठीक, बैलेंसिंग का तो आइडिया मिल गया था कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इधर जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं, है ना, जितने भी एटम्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए मेरे पास बोथ साइड में। ठीक है, जिससे कि उनका मास क्या हो, इक्वल रहे। ठीक, चलिए इतनी बातें सीखी हम लोगों ने, आज स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग से। ठीक, सो हम लोग की हेडिंग रहेगी आज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक, जहाँ पर अपन लोग सिंबल्स का यूज़ कर रहे थे, ठीक है, फॉर्मूलेस का यूज़ कर रहे थे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिससे कि हम लोग की चीज़ें और आसान हो गई थी। ठीक, एक इक्वेशन में हमने देखी थी, एक बहुत ही फंडामेंटल इक्वेशन हमने देखी थी, जैसे कि जिंक। ठीक, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, हमने देखा था डाइल्यूट HCl इस तरीके से लिखते हैं, डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो हमने देखा था ना कि भाई साहब जिंक पे तो +2 चार्ज होता है। ठीक है ना, कई बच्चों को सवाल हो सकता है सर ये कैसे होता है। तो ये बेसिकली ये हम लोग का थोड़ा अलग पार्ट है ना। आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, चार्जेस के बारे में, उनकी वैलेंसी कितनी होती है वो आपको पता होगा। ठीक, लेकिन एक्चुअल में इस चीज़ को समझने के लिए ना मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ठीक, जो कि आप अभी हाई स्कूल में पढ़ोगे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट है जहाँ से हम समझते हैं कि इसमें +2 चार्ज क्यों है ना, स्टेबिलिटी के लिए ऐसा होता है। ठीक, फिलहाल अभी तक हम इतना समझते हैं। अब देखिए HCl पे क्या है ना, HCl पे +1 चार्ज है और Cl पे -1 चार्ज है। ठीक, तो हम लोगों ने बात की थी कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, अच्छा अभी तक आप लोगों को थोड़ा बहुत तो चार्ज का भी आइडिया नहीं होगा, है ना, तो अपन लोग चार्ज के बारे में बात करते हैं ना। बेसिकली चार्ज का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए 9th क्लास में हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट। ठीक, हम जानते हैं कि मेरे पास एटम्स होते हैं। ठीक, एटम्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक, अब मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से मेरे पास एक मैटर बनता है जिसे मैं सब्सटेंस बोल रहा होता हूँ। ठीक, अगर मैं एटम की बात करूँ, एटम, है ना, एटम में देखिए मुझे पता है कि न्यूक्लियस होता है। ठीक, अब न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं। इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता रहता है। यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, और मुझे ये पता है ना कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या भाई सब होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, और एक एटम, हम बोलते हैं कि एटम भाई साहब न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीनिंग क्या है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाहर हम लोग का सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये इक्वल होता है। ये क्या होता है, इक्वल। ठीक है, ई के ऊपर माइनस का मतलब क्या है, ई पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसकी बात करेंगे अभी हम लोग। अच्छा, जो प्रोटॉन्स होता है ना
जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसी को अपन लोग जेड भी बोल रहे होते हैं। जेड का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है ये सब चीज़ें। तो बेसिकली इतना हम सीख रहे हैं कि मेरे पास एक एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में एंड जितने बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका नंबर सेम है। ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए 2 ताकतवर लोग हैं, है ना, 2 लोगों के बीच क्या हो गई? फाइट हो गई। तो इधर से कुछ बंदे टीम लेके आ रहे हैं अपनी, ठीक है ना, 10 बंदे लेके आ रहे हैं, उधर से भी 10 बंदे आ रहे हैं, ठीक है ना। और हम ये समझ के चलते हैं कि जितनी ताकत इनके पास है उतनी ताकत वहाँ पर भी है ना। तो जब दोनों सेम हो जाएंगे ना, तब किसी का भौकाल नहीं रहेगा, है ना। एक्चुअली हम क्या बताते हैं? भौकाल की। ठीक, मान लीजिए भौकाल कब होता? जब इधर वाला जो ग्रुप है 20 बंदे लेके आता, वहाँ से 10 बंदे आते, तो ये 20 वाले उनको मार देते हैं, है ना। तो हम कहते हैं कि भाई साहब 20 वाले बंदों का भौकाल ज़्यादा है। ठीक, तो ठीक इसी तरीके से अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाए, एटम में हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दें, तो अभी तक तो सेम था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एक ज़्यादा होगा ना तो उसका भौकाल बढ़ जाएगा। ठीक, अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, उसको हम नहीं छेड़ सकते अभी, ठीक है। न्यूक्लियस को तोड़ना अभी पॉसिबल नहीं है ना। 12th क्लास में हम पढ़ते हैं चीज़ें, तब समझते हैं कि न्यूक्लियस को कैसे अपन लोग डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि जब न्यूक्लियस टूटेगा ना तब वहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, है ना। और न्यूक्लियस को तोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो अपन लोग इस इलेक्ट्रॉन से काम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से हम बाहर निकाल दें या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, ठीक है ना। तो अगर किसी एटम में से ना इलेक्ट्रॉन्स को हम रिलीज़ कर दें, इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, है ना, उसको हीट करके, सही है ना, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, है ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो पॉजिटिव वाले चार्ज का भौकाल ज़्यादा हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव वाले का भौकाल ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, अभी दोनों सेम थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम थे ना, जैसे इलेक्ट्रॉन्स कम हुए तो पॉजिटिव वाले का भौकाल ज़्यादा हो गया। ठीक, सो बेसिकली इस तरीके से मेरे पास चार्ज का फॉर्मेशन आता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो पॉजिटिव ज़्यादा, इसका मतलब कि उस बंदे के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। +2 का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक के एटम में से निकाले गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से चार्ज का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज़ करने से एंड इलेक्ट्रॉन्स के ऐड करने से। जैसे Cl- होता है, तो माइनस का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन का एटम एक्सेप्ट किया है ना, और सोडियम का एटम एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? ट्रांसफ़र किया है, तो NaCl के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये कहानी होती है। सो हम लोग ये समझ लेते हैं कि जिंक मेरे पास 2+ एंड Cl-। ठीक, अब देखिए अपोजिट चार्ज की बात, फिर ना चार्ज, तो चार्ज को और डिटेल्स हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। फिलहाल अभी अपने लिए बस इतना ही समझते हैं हम कि मेरे लिए एक पॉजिटिव चार्ज होता है एंड एक निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव कब बनता है? अगर मैं एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दूँ, ठीक है। नेगेटिव कब बनेगा? जब मैं एटम में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दूँ, ठीक है ना। अच्छा, अगर सेम चार्जेस है ना, सेम चार्जेस हैं, ठीक, सेम का मतलब क्या क्या है? ++ या फिर -। तो सेम चार्ज में ना रिपल्सन होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, रिपल्सन होता है। अब सेम चार्ज का मतलब हम इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि एक लड़का और एक लड़का, ठीक है ना, उनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। अगर अपोजिट चार्ज की मैं बात करूं, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज का मतलब क्या है? एक प्लस हो एक माइनस हो, या फिर एक माइनस हो एक प्लस हो। तो अपोजिट चार्ज में हमेशा अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। इसका भी एक एग्जांपल बहुत ही फेमस, एक लड़का और एक लड़की, उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, अट्रैक्शन। तो मुझे इतना समझना है ना कि जिस तरीके, अब ऐसे ही आयंस भी होते हैं, है ना। बेसिकली दिस इज नोन आयन, है ना, इसे मैं आयन बोलता हूँ। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं बोलता हूँ कैटायन, ठीक है। एक्चुअल में इसको मैं बोलूँगा केटायन, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। इस पर क्या नेगेटिव चार्ज है, तो मैं इसे बोलूँगा एनायन, ठीक है ना। एंड केटायन एनायन को कंबाइन करके अपन लोग ओनली आयन बोल सकते हैं। क्या चीज़? आयन। ये लोग आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक, ऐसे। सो हमने देखा था
पहले क्या करो ना आप, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन लिख लिया, ठीक। हम अभी तक स्टार्ट कर ही नहीं पाए, नोट करके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन लिखा, पहले नोट करके लिख लो आप चार्ज के बारे में, ऐसे जैसे लिखा ना वैसे लिख लो। चार्ज नीचे पॉजिटिव निगेटिव, सेम चार्ज होंगे तो इस तरीके से, इसी के नीचे अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो इस तरीके से कहानी होगी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें, पॉज करो, नोट करके इसको लिखो इस तरीके से, है ना। यहाँ पर रिपल्सन, यहाँ पर अट्रैक्शन, लिख लिया। चलिए तो मैं इसको ये वाला पार्ट रफ करता हूँ। नोट जो लिखा था ना अभी हमने, उसी के नीचे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। आयंस का मतलब क्या है? आयन का मतलब हो सकता है भाई साहब केटायन एंड एनायन, ठीक है। केटायन इस एग्जांपल में Zn+2 एनायन Cl-। जो नोट लिखा था ना उसी के नीचे ये ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। इन सब चीज़ों का यूज़ होता रहता है तो समझने के लिए हम लोग लिख सकते हैं ये चीज़, ठीक। लिख लिया, ठीक। अब अपने इस मुद्दे पे आते हैं। तो हमने ये सीखा था ना कि इस पे प्लस चार्ज है तो ये प्लस वाला चार्ज इसके कदमों में आता है, माइनस वाला इसके कदमों में आता है, ठीक। सो यहाँ से मुझे मिल गया था ZnCl2, क्या मिल गया था? ZnCl2 प्लस मेरा यहाँ से H2 गैस निकलता है। बेसिकली ये एक रिएक्शन होती है जो हम करेंगे अभी आगे चल के, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें देखो, जिंक के नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई। तो मुझे क्वेश्चन आएगा ना भाई साहब इसे आप बैलेंस करो, है ना। व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूटेड Cl देन द फॉर्मेशन ऑफ ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज, देन इसको आप क्या करो? बैलेंस करो। ये सब क्वेश्चन होते हैं, अभी हम क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे उन चीज़ों को। तो बैलेंसिंग के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है? देखिए बैलेंसिंग के लिए जो अभी हम करने वाले हैं ना, उसे मैं बोलता हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक। अभी मैं सोचूंगा, हिट करूंगा, ट्रायल करूंगा, अपने सिलेबस में जो है ना टॉपिक वो इसी पे है कि मुझे हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज़ करना है, ठीक है। किस तरीके से सोचना है उस पर हम अभी बात करते हैं। नहीं तो इस बैलेंसिंग को लेकर हमारे पास प्रॉपर फंडे होते हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स होता है जो कि 11th क्लास का है ना। तो अपने सिलेबस में जो है उसको हम अच्छे से सीख लेते हैं। हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक। कैसे यूज़ करना है? तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाले को पकड़ो कि किसका सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। तो दिख रहा है यहाँ पर 2, Cl का 2 एटम है ना। तो सबसे पहले मैं Cl को बैलेंस कर देता हूँ। बैलेंस करने का मीन क्या? इधर नंबर ऑफ एटम्स और उधर सेम होने चाहिए। सो यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो मैं यहाँ पे 2 से क्या करूँगा? आगे मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक। तो अपन लोग को ऐसे 2 लिखना है, ना कि यहाँ पर Cl2 कर देना है ना। ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक। ये रॉन्ग है। तो मेथड क्या अपना? Cl को अगर मुझे बैलेंस करना है तो मैं उसका क्या कर लूँ? 2 लिख दूँ। अब देखिए हम, अब 2 हाइड्रोजन भी हो गया। इस 2 का मतलब क्या है? 2 हाइड्रोजन एंड 2 Cl, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, एंड 2 Cl यहाँ पे हो गया, ठीक। ये चीज़ तो पहले हम 1-2 एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट अपना समझने के लिए बस है कि भाई साहब ये इसके पास गया तो इस तरीके से ZnCl2 ये बना, ठीक। ये वाला पार्ट मैं रफ कर देता हूँ समझाने के लिए था। सो अभी हम लोगों ने बस नोट लिखा है, ठीक। फिर हम ये समझ रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर अभी हम चीज़ें लिखेंगे। सो दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। अब मैं इसी को बैलेंस करके यहाँ पे लिखता हूँ, जिंक प्लस HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2, ठीक। सो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया? सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम को मैंने पकड़ा जो कि मुझे Cl2 दिख रहा था। सो इस 2 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए जिंक यहाँ पे 1, जिंक 1, Cl यहाँ पे 2, Cl2, H यहाँ पे 2, H यहाँ पे 2, ठीक। अब ये क्या मेरे लिए है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। इस तरीके से ये कहानी है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मेरे पास पहला एग्जाम्पल है, ठीक। अब एक काम हम करते हैं, पहले आप लोग हेडिंग लिखो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना।
इस हेडिंग में कुछ पॉइंट लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ काम है ऊपर? ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे और इस हेडिंग में कुछ पॉइंट लिखते फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, सो हेडिंग में लिखेंगे हम लोग, नीचे से लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। ठीक है ना, हेडिंग लिखेंगे हम लोग, फिर उसके नीचे पॉइंट लिखेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स, इक्वल ऑन बोथ साइड्स, है ना, इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड, ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये कहानी। अब पहला एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, इतना लिख लिया ना, एग्जांपल लिखो आप लोग इस तरीके से। ठीक, ये समझने के लिए हम लिख लेते हैं ऐसे करके। ये भी क्या है? ये भी कैटायन है। लिख लिया, इसको लिख लो आप, फिर ये लिख लो। ठीक, सो ये जो हम लोग ने मेथड यूज़ किया ना कि यहाँ पर 2 था तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये बैलेंस हुआ है। ठीक है, जो मैंने सोचा कि यहाँ पर इतना तो मुझे ये करना चाहिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है, तो मैं यहाँ पे ये कर दूँ। ठीक, सो दिस मेथड इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक, लिख लिया, कॉपी कर ले, वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए, तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। ठीक, चलिए और कुछ बैलेंसिंग देखते हैं। देखिए अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना, अभी 10-12 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो बिल्कुल आपको फील आएगी कि मुझे कैसे बैलेंस करना है। रिएक्शन की आपको कोई चिंता करनी नहीं है, रिएक्शन वो लिख के देगा, है ना, आपके लिए रिएक्शन लिख के देगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे एक सिंपल रिएक्शन देखते हैं, है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन, जैसे कि H2 + O2 बनता है H2O। ठीक, अभी देखिए केमिकल इक्वेशन का हमने एक सिंपल फॉर्म देखा है, ये वाला फॉर्म देखा है। ठीक, केमिकल इक्वेशन को हम और भी अच्छे से, है ना, और भी अच्छे से समझाने के लिए कुछ और पॉइंट्स देखेंगे अभी, जहाँ पर हम लोग इसके स्टेट की बात करेंगे कि भाई साहब ये कौन से स्टेट में है, उस स्टेट को हम यहाँ लिखेंगे कि गैस के फेस में है, कि लिक्विड के फेस में है, कि सॉलिड के फेस में है ना। तो वो हम इस पार्ट की बात करते हैं, तो उसमें आप वरी ना करें कि आपने वो नहीं बताया। ठीक है, सब चीज़ें देखेंगे एक एक करके। तो दिख रहा है ना, H2 + O2 H2O, यहाँ पर 2 H के आइटम है, यहाँ पर 2 आइटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो अभी मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, सो मुझे इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए देखो आप H2 + O2। ठीक है, आपको दिख गया होगा अभी तो तुरंत। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, मुझे मैक्सिमम वाले को पकड़ना है ना, मैक्सिमम वाले को। सो ऑक्सीजन 2 है ना, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कर दिया। सो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। ठीक, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 2 = 4, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। ठीक, 2 × 2 = 4 मीन्स कि इस साइड 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, तो मुझे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे। तो 4 करने के लिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दिख रहा है, 2 × 2 = 4। अब देखिए 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे एंड 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। यहाँ 2 कैसे है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना। तो इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, अच्छा इसी को ना एक फॉर्म में हम और भी लिख सकते थे। ठीक है, वो फॉर्म अभी आपको दिखेगी नहीं, फ्रैक्शन के फॉर्म में। अगर आपको दिख रहा हो, ये 2 क्या है, ये 2 इंटीजर है। क्या है, इंटीजर पढ़े होंगे आप लोग मैथ में, इंटीजर है। जैसे 2, 3, 4, 5 ये सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। अगर मैं एक काम और भी कर सकता था, क्या चीज़, अगर मैं इसी रिएक्शन में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे, 1/2 से, तो क्या होगा देखिए, 1/2 × 2 H2 प्लस। ठीक है, अगर मैं 1/2 कर दूँ O2। ठीक, क्या कर रहा हूँ मैं, ये एक्चुअल में फ़ोन आता रहता है ना,
इसी रिएक्शन में अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना, तो 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा प्लस यहाँ पर भी होगा इक्वल टू यहाँ पर भी होगा 1/2 एंड ये क्या है 2H2O। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ऐसे हो सकता है क्या सर? हाँ ऐसा हो सकता है कैंसिल। तो ये क्या हो गया H2 प्लस हाफ O2, ठीक है, इक्वल टू H2O। ठीक, तो ये भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही है, इसका नेक्स्ट वर्जन है ना, मतलब इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता था हमारी बुक में, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। समथिंग कैसे, देखिए आप 2H2 यहाँ पे 2H2 यहाँ पे है, हाफ O2 का मतलब क्या है, हाफ का मतलब क्या है, देखिए हाफ का मतलब ये है ना, हाफ और O के 2 एटम मतलब 1, मीन्स कि यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक है ना, ये चीज़। सो 1 मिनट टाइम दीजिएगा, ये फ़ोन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर ऊपर होगा, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। गुप्ता जी पे करो, गुप्ता जी पे। ठीक है, तो हम ये देख रहे थे ना, हम ये देख रहे थे कि भाई साहब ये इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती थी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2H2 है, यहाँ पे भी 2H2 है, ठीक, यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो ये फॉर्म शो कर रहा है कि ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 एटम ही है, ठीक है, ये मतलब, ठीक। सो है ना, तो कभी अगर मुझे इस फॉर्म में दिया होता है ना, तो मैं उसे इस फॉर्म में लाता हूँ, क्योंकि इस फ्रैक्शन से डील करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो इसको ही अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये वाला फॉर्म मिल जाएगा, है ना, तो ये चीज़ है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अभी तो हम ये वाला रखते हैं, ये हम लोग का बैलेंस के, ये भी बैलेंस्ड है और ये भी बैलेंस्ड है, दोनों ही बैलेंस है, आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल हम और देखते हैं, जैसे कि SO2 होता है, चाहो तो आप यहाँ लिखते चलो, है ना, ये क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो पता है, SO2 का मतलब क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। सल्फर का ऑक्साइड है, अगर इसकी रिएक्शन O2 के साथ होती है, O2 ऑक्सीजन के साथ, तो मेरे लिए बनता है SO3। SO3 का मतलब सल्फर ट्राईऑक्साइड, क्या होता है, मीन सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। तो इसको भी आप चेक करो, बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस। सल्फर एक बनता, यहाँ पे एक बनता, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 बनते, यहाँ पे क्या 3 बनते, इसका मतलब ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। A वाला पार्ट B वाला पार्ट बैलेंस करते हैं, इसको हम कैसे करेंगे देखिए, ये ठीक। तो आप देखो सबसे ज़्यादा नंबर किसकी है उसको हम पकड़ लेते हैं, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं 2 to 4 ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ पे कितने हैं 2 to 4 है, मतलब अलग अलग देखें, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे देखिए हिट एंड ट्रायल ही करना है कि मैं कहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करूँ, ठीक। सो अगर मैं देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे 2 से, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 to 6, ठीक। एंड सल्फर कितने हैं 2 to 4, सॉरी सल्फर तो 2 है ना, सल्फर 2 यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2 सल्फर, ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए 2 to 4, 2 to 4, 4 और 2 कितना 6, ठीक है ना। 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन हो गए टोटल, और यहाँ पर कितने टोटल 3 to 6 ऑक्सीजन, सल्फर कितने 2, सल्फर यहाँ पे 2, ठीक। सो ये क्या हो गया मेरे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। या फिर ये इस फॉर्म में हो सकता था, अगर मैं इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा SO2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू SO3, ये भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है ना। सल्फर 1 यहाँ पे ऑक्सीजन 3, तो देखिए इसका मतलब तो 1 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है, तो 2 और 1 3, ठीक। तो हम लोग चाहे इसको रखें चाहे इसको रखें, है ना, इसको रखना ज़्यादा सफिशियंट है ना, ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर के फॉर्म में है, ठीक।
ये कहानी। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम और देखते हैं। तो पहले आप इसको क्या करो, कॉपी करो ना, वीडियो पॉज करें और सब लिख लें अपने लिए, है ना, समझने के लिए सब लिख लें, जितना भी लिखे सब कुछ। तो वीडियो को पॉज करके लिखते हैं अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस उठाते हैं हम लोग एनसीईआरटी वाली बुक से। फिर से फ़ोन, लिख लिया। सो कॉपी करके लिख लिया ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी बुक से, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। बैलेंसिंग वाला पार्ट ना सब कर लेंगे हम लोग आज। क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ना क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस इक्वेशन, राइट अ बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस्ड लिखिएगा ना, ईडी, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। इसके नीचे लिखिएगा, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन, क्वेश्चन का ही पार्ट है। मीथेन गैस होती है ना, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो मुझसे बोल दे रहा है कि मीथेन को मैं बर्न कर रहा हूँ ऑक्सीजन में, तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है, ठीक। तो दिस इज़ बेसिकली कंबक्शन रिएक्शन, जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं अभी। तो मेरे पास मीथेन दे रहा है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है उसमें हम अच्छे से और पढ़ेंगे इसके बारे में। सो मीथेन है ये, ठीक है ना। देखिए ये बर्न हो रहा है एयर में, ठीक। तो बेसिकली मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, एक हाइड्रोकार्बन है। तो जब भी ये जो कार्बन के कंपाउंड, हम समझते हैं कार्बन के कंपाउंड, जब भी इन कार्बन के कंपाउंड को हम लोग बर्न करते हैं ना, तो मेरे पास एनर्जी मिलती है ना, NCO2 गैस निकलती है और वाटर की वेपर्स मुझे मिल रही होती है। सो जब मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, तो क्वेश्चन में बोल भी दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है ना, प्लस हीट भी निकलती है, उसकी हम अभी नेक्स्ट बात करेंगे, है ना। सो मुझे इसे क्या करना है, बैलेंस करना है, मतलब कि अभी ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है ना। बैलेंस कैसे करेंगे उसको देखते हैं हम लोग। CH4 प्लस O2, है ना, CO2 प्लस H2O। एक एक करके स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोग करेंगे। अगर आप देखो कार्बन के वन एटम, हाइड्रोजन 4 है, वहाँ पे कितना 2 है ना, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 है, ठीक। तो अगर आप देख पा रहे हो कि अगर मैं कार्बन को 1 ही रखूँ, सबसे मैक्सिमम कौन सा है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिए 4 है। तो हाइड्रोजन 4 करने के लिए अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से, सो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, एंड ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 and 2 4 हो गए ना। एंड यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे कितने 2 ही हैं, समझे। देखिए मैक्सिमम नंबर ये था, तो मैंने इसे आइडिया लगाया कि यहाँ पर 4 है ना, तो मैं यहाँ पर भी 4 करना चाहूँ, सो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। सो 2 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, लेकिन इस 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या कांड हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे तो थे ही, तो 2 2 4, टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए, और इधर कितने 2 ही हैं, तो मैं यहाँ 2 से कर दूँ मल्टीप्लाई, सो 2 2 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक। या फिर इसी को मैं इस फॉर्म में लिख सकता था, क्या चीज़, हाफ CH4 प्लस O2 हाफ CO2 प्लस H2O, जब मैं यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो ये भी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो
तो इस तरीके से अपन लोग को सोचना होता है, समझ गए ना। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, कार्बन के देखिए हाफ एटम यहाँ पे, हाफ एटम यहाँ पे, है ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन, सो 1 and 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है। ठीक, समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट मुझसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन लिखिएगा, कन्वे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, कन्वे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड टू एन एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड टू एन एक्वस सॉल्यूशन AQEOUS, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर में सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक, इसकी बात करते हैं अभी हम लोग। क्या लिखा हमने, कन्वे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ओ सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया है ना, जो लिखा था उसको काट दीजिए, कट। ठीक, फिर से लिखिएगा, कन्वे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये लिखना है ना। कन्वे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ऑन एडिंग एन एक्वस सॉल्यूशन, है ना, अब ये था, ऑन एडिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑन एडिंग एन एक्वस सॉल्यूशन AQEOUS। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है ना, कॉमा, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड, कॉमा, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड, and sodium sulfate remains in the solution, and sodium sulfate remains in the solution, and sodium sulfate remains in the solution। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से हो रही है। ठीक है ना, तो मेरे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड बन रहा है एंड सोडियम सल्फेट बन रहा है। ठीक, कुछ यहाँ पे टर्म्स यूज़ हो रहे हैं जो कि हम अभी नेक्स्ट पढ़ने ही वाले हैं, सो वहाँ के लिए हम लोग रखते हैं। इसको लिख लिया ना, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें टर्म यूज़ हुआ है एक्वस सॉल्यूशन। क्या चीज़? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस को हम शॉर्ट में AQ लिखते हैं। ठीक है, एक्वस का मीन्स क्या है ना, जो मेरे पास सॉल्यूशन बना हुआ है वो वाटर का सॉल्यूशन बना है ना। वाटर का अपन लोग सॉल्वेंट बनते हैं, बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक, जब भी वाटर में सॉल्यूशन बनेगा ना तो मैं उसे एक्वस बोल रहा होता हूँ। एंड एक पार्ट और इसमें था प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मीन्स क्या है, मान लीजिए मैंने सॉल्यूशन बनाया, ठीक, कुछ समय के लिए उसको मैं छोड़ कर चला गया, ठीक है ना, फिर मैं आगे देखता हूँ कि जो मेरे पास बीकर था, बीकर की बॉटम पे कुछ सॉलिड जैसा पाउडर या फिर सॉलिड पार्ट आकर इकट्ठा हो गया है। ठीक है, इसका मतलब कि वो जो सॉलिड वाला पार्ट था, वो कंपाउंड था, वो सॉल्यूशन के साथ सॉल्युबल नहीं था, है ना। तो ऐसे कंपाउंड जो सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है, अगर इनसॉल्युबल होंगे तो बॉटम पे आकर नीचे बैठ जाएंगे ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो इनसॉल्युबल वाला पार्ट होता है ना, उसमें मैं क्या बोलता हूँ, प्रेसिपिटेट। ठीक, इस वाले पार्ट पे भी हम और डिटेल से बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो मुझसे क्या बोला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH। ये कैसे बना होगा, सोडियम पे तो भाई साहब प्लस चार्ज होता है ना, एंड OH पे 1 माइनस चार्ज, सो NaOH। रिएक्शन किससे हो रही है? ठीक, रिएक्शन मेरी हो रही है कॉपर सल्फेट, मतलब CuSO4। कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4। ठीक, देखिए क्या बन रहा है, समझते हैं हम लोग कैसे बना। बेसिकली दिस इज इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस एंड OH माइनस। सो ये कैटायन है एंड ये एनायन है। ठीक, कॉपर पे क्या होता है, Cu2 प्लस होता है ना, कॉपर सल्फेट है ना, SO4, एंड ये SO4 2 माइनस होता है। ठीक है ना, कॉपर पे 2 प्लस चार्ज होता है एंड SO4 पे 2 माइनस। ठीक, ऐसे तभी तो ये जब कंबाइन हुआ था तो CuSO4 था केवल ओनली। तो अभी हमने बात की थी ना कि प्लस वाला किसको लेके जाता है, माइनस वाले को, एंड माइनस वाला किसको लेके जाता है, प्लस वाले को। इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक।
ठीक। तो अब आप देखो यहाँ पर Na+ है और SO4 है, तो हम बात करते हैं ना क्रॉस रूल फॉलो होता है, क्या चीज़ क्रॉस वाला, Na+ एंड SO4 2-, मतलब यहाँ पर 1 है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब +1 एंड 2-, तो इसका 1 इसके नीचे आएगा, इसका 2 इसके नीचे आएगा, मतलब यहाँ से क्या बनने वाला है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है। एंड जब ये इसके कदमों में आएगा सो Cu2+ एंड OH-, सो इसका मैग्नीट्यूड 2 वाला इस पर 1- का है, सो मुझे 1 से मतलब है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या 1। बेसिकली ना यहाँ पर दो चीज़ें हैं, प्लस का मतलब क्या है ना 1 तो इसका मैग्नीट्यूड है ना, एंड प्लस ना ये नेचर को बता रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, दो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा CuOH। अब OH का होल ट्वाइस बोलते हैं इसे हम, क्योंकि Cu पे 2+ था, 2 था ना, तो 2 इसके नीचे आया तो OH का होल ट्वाइस, ऐसे CuOH का होल ट्वाइस, समझ में आता है। तो यहाँ से मेरा क्या बना है ना, कॉपर है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड इस तरीके से सोडियम सल्फेट, सो CuOH का होल ट्वाइस एंड प्लस Na2SO4। क्वेश्चन में बोल रहा था क्या कॉपर, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट, ठीक है, यही चीज़ थी। सो दिस इज कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्या चीज़, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एंड ये क्या मेरे लिए है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक। तो जो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है ना, इस सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है। जब ये इनसॉल्युबल है, क्या है इनसॉल्युबल, जब ये इनसॉल्युबल है ना तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट में लिखते हैं PPT, क्या लिखते हैं शॉर्ट में PPT, फुल फॉर्म इसका क्या प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट, ठीक है ना PPT, ये इनसॉल्युबल वाला पार्ट है जो सॉल्यूशन में नीचे आकर बैठ गया है, सही। तो ये रिएक्शन हुई, कैसे हुई हमने यहाँ समझ लिया। तो अभी देखिए आप, इसका मतलब क्या है ना, OH का होल ट्वाइस मीन्स क्या है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं एंड हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, Cu का 1 एटम है, ठीक। देखिए मैं एक एक चीज़ को स्ट्रेस दे रहा हूँ, जिससे कि मुझे पता है कि आपके लिए सब्जेक्ट बिल्कुल नया है ना, हम लोग एक ही चीज़ ये मान के चल रहे हैं कि आपको बिल्कुल कुछ भी आता ही नहीं है, तो मैं एक एक पॉइंट को स्ट्रेस दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट हम लोग स्ट्रेसफुली समझेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है ना। तो आप ये ना सोचो कि वीडियो बहुत लंबी है, चीज़ें लंबी है तो हम समझ भी तो रहे ना बहुत चीज़ें, ये भी तो है। अब देखो सोडियम का यहाँ पर 1 एटम है, सोडियम यहाँ पे क्या 2 एटम, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए OH, पूरा OH लेके चलते हैं ना, OH का 1 एटम, मतलब एक O है एक H है, यहाँ पर OH 2 टाइम्स तक है, Cu 1 टाइम, यहाँ Cu कितना 1 टाइम, ऑक्सीजन 2 टाइम है, 4 टाइम इधर है, 4 एंड ये 5, यहाँ पे 2 है, यहाँ कॉपर 1 है, मतलब ये क्या है हमारे पास एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक। तो मैं इसे बैलेंस कैसे करूँगा उसको देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड बार बार हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो उसमें उतना ही आपको यहाँ पर सोचने में आसानी हो, क्योंकि अपन लोगों को सोचना ही है ना, जो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है यहाँ पे अपन लोगों को सोचना ही है, या कुछ एक फिक्स पैटर्न नहीं बता सकते हैं हम कि आप लोग ये फॉलो करो तो हो जाएगा ना, एक पैटर्न है सॉल्व करने का जो कि हमने सिलेबस में नहीं है ना। सो ये हमारे पास हो गया CuOH का होल ट्वाइस एंड Na2SO4, ठीक, ये कहानी हुई। देखिए सोचते कैसे हैं, है ना, हम सबसे पहले उठा लेते हैं सोडियम। देखिए यहाँ पर सोडियम 1 है, सोडियम यहाँ पर क्या है 2 है, O4 दिख रहा था, O4 दिख रहा था, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे 2 से, ठीक है ना। सो सोडियम मेरे पास कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4 to 6, कितना हो जाएगा 4 to 6, और यहाँ कितने हैं 4 to 6, ठीक। देखिए सारा काम ही हो गया है ना, कभी तो ऐसा भी हो सकता है, समझ गए। देखिए सोडियम यहाँ पे 2 एटम सोडियम के, 2 एटम सोडियम के, ऑक्सीजन कितने हैं 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 4 और 2 6 एटम ऑक्सीजन के,
2 यहाँ पे ऑक्सीजन के, 4 यहाँ पे, तो 4 और 2 6 यहाँ पे हो गए। कॉपर का 1 एटम, कॉपर का 1 एटम, सल्फर का 1, सल्फर का 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे लिए, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, क्या इसको सर वैसे लिख सकते थे क्या? हाँ बिल्कुल, NaOH अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, हाफ CuSO4 एंड ये हाफ। हालांकि इसका अपन लोग इस पर इतना स्ट्रेस नहीं देते हैं, लेकिन आप लोग समझने के लिए इसको भी लिख सकते हैं SO4। ठीक, ये भी क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या किया आपने, 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 से यहाँ, 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ। ठीक है, सो इससे अच्छा कन्वीनियंट ये वाला फॉर्म है। ठीक है ना, चीज़ें ठीक है, देखिए है ना ये चीज़। तो इस तरीके से मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत इसमें। ठीक, रिएक्शन कैसे हुई उसकी हमने कहानी देख ली है। ठीक, चलिए तो इसको कॉपी करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लिया भाई साहब? ठीक ठीक, वीडियो पॉज करके लिख लो आप, दिख रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टाइम पता नहीं कितना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन लिखिएगा। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, NCERT का ये है ना। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन with state symbols. Write a balanced chemical equation with state symbols for the following reaction. With state symbols for the following reaction. For the following reaction, heated iron metal react with steam. Heated iron metal react with steam. Heated iron metal react with steam to form iron. React with steam to form iron. ब्रैकेट में लिखिएगा सेकेंड थर्ड, ब्रैकेट में लिखिएगा सेकेंड थर्ड। ठीक है ना, सेकेंड थर्ड ऑक्साइड कॉमा Fe3O4 एंड हाइड्रोजन, कॉमा Fe3O4 एंड हाइड्रोजन। ठीक है, मुझसे क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। स्टीम मतलब वाटर की फेज होती है, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखिए वाटर तो अलग अलग फेज में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, सॉलिड के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में हो सकता है ना, हीट स्टीम के फॉर्म में हो सकता है। ठीक, तो आयरन तो एक मेटल है, मेटल आयरन रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ, सो वो ऑक्साइड बना रहा है एंड हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक, तो अभी आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे, जितने भी मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स स्टीम के साथ मतलब कि वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल के ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लिया, आगे देखते हैं क्या मतलब है इसका। ये अपना थर्ड क्वेश्चन था। आयरन मिली, देखिए ये है आयरन, स्टीम का मतलब क्या है, वाटर। इसके साथ रिएक्शन करके देखिए आयरन का ऑक्साइड बनेगा। तो आयरन का ऑक्साइड एक, देखिए सेकंड का मतलब क्या है ना, सेकंड एक्चुअल में शो कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट को। ये क्या बला है हम पढ़ेंगे आगे चल के। अभी सिंपल अभी मैं बोल सकता हूँ चार्ज को, जैसे Fe पे 2+ भी होता है, Fe पे +3 भी होता है ना, ऐसे Cu पे 2+ होता है चार्ज, Cu पे 3+ भी होता है ना। तो ये लोग क्या करते हैं ना, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स में। तो मुझसे क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना कि ये रिएक्शन हुई तो आयरन का ऑक्साइड बना, या तो सेकंड वाला या तो थर्ड वाला, मतलब इन दोनों में से कोई एक बना। वो कौन सा बना ये बताया भी रहा है, क्वेश्चन यही बता रहा है कि जो ऑक्साइड बना है वो थर्ड वाला बना है। ठीक है ना, थर्ड का मीनिंग ये वाला मतलब है, मतलब Fe3O4 बना है। सेकेंड का मीनिंग क्या होता है, FeO होता है
है ना। बेसिकली ऑक्सीजन पे 2- होता है, Fe पे भी 2+ चार्ज है, इस वजह से कहीं पर भी कोई चार्ज लिखा नहीं है। तो ये जो आयरन का ऑक्साइड है ना, ये सेकंड वाला है FeO, ठीक है। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हम लोग फेरस फेरिक वर्ड यूज़ करते हैं, सब नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो फिलहाल अभी मुझे इतना समझना है कि ये जो नंबर्स लिखे होते हैं ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है, मतलब कि चार्ज को शो करती है। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे हम अभी आगे चल के ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शंस में, ठीक। तो मुझसे क्वेश्चन बोल रहा है कि जब आयरन की रिएक्शन वाटर, ये आयरन है, स्टीम के साथ रिएक्शन हुई ना, तो मेरे पास ऑक्साइड बना आयरन का, क्या चीज़, Fe3O4। अब इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं जो कि अपन लोग मेटलर्जी में पढ़ते हैं, है ना। मेटलर्जी एक चैप्टर होगा आपका हाई स्कूल में, है ना, मेटलर्जी में पढ़ते हैं सब चीज़ें हम लोग। Fe3O4 बना एंड क्या बना, वाटर एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक, ये चीज़ें। सो कहानी कैसे हुई होगी यहाँ पे, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, ये अपन लोग को पता होती है, इस तरीके से काम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना कि ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इससे पहले ना आयनिक रिएक्शन थी जो हम चार्ज से सेपरेट करके मैंने बता दिया, ठीक है। इसको अभी इस फॉर्म में हम समझते हैं। तो आप देखो Fe+H2O, ठीक है, गिव्स Fe3O4+H2। अभी हमने सीखा था ना, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर वाले एटम को पकड़ते हैं हम। दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 8 हो गए, कितने हो गए, 8। यहाँ तो 2 ही है, तो यहाँ मैं 8 करूँगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 8 हो गया। बैलेंस देखिए, 4 2 8 हाइड्रोजन बैलेंस, 4 2 8 हाइड्रोजन बैलेंस, 4 ऑक्सीजन बैलेंस, 4 ऑक्सीजन बैलेंस। आयरन कितना, 3 है, तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। अब बुक्स में ना ये एक जो स्टेप मैं कर रहा हूँ, ये एक पार्ट अलग अलग स्टेप में दिया हुआ है, फिर लास्ट में मुझे यही मिलने वाला है, ठीक। तो उतना उसका कोई मतलब नहीं होता है, हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक, समझे। तो अपन लोग को मैक्सिमम वाले को पकड़ना है, हिट एंड ट्रायल ऐसा यूज करना है, मैक्सिमम को पकड़ो, मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पे क्या इफेक्ट, क्या चेंजेस हुआ, इसके अकॉर्डिंग उधर चेंज करें, फिर जो बचा उसको मैंने यहाँ चेंज कर दिया, ठीक है, आसान। तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर सर वो कर सकते थे कि हम लोग कुछ वाले पार्ट, हाँ कर सकते थे। मान लीजिए ये सभी इवन नंबर के होते तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि 2 का डिवाइड जाएगा ना इवन में। अब इसको वैसे फ्रैक्शन में लिखने का कोई मतलब हमारे लिए बनता नहीं है ना। फिर भी चाहो तो अपन लोग अगर 1/2 करते हैं तो फिर क्या होता, 3/2 होता Fe प्लस 1/2 का मतलब 2H2O, 1/2, 2 2 जा 4, सही है ना, 1/2 Fe3O4, ठीक है ना, प्लस 1/2 मतलब 2H2। सो ये भी एक क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन ये फॉर्म देखने में बहुत गंदी लगती है, ये क्या लगता है, देखने में बहुत ही गंदा लगता है। तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग ये वाला फॉर्म ही रखते हैं, ठीक है ना। सो हम लोग को यही दिखेगा बुक्स में भी, है ना, आगे चल के ऐसा भी दिख सकता है। तो समझे, समझ में आया ये वाली कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला देखें। आज ये पूरा फंडा ख़त्म करेंगे हम लोग, ठीक। अगर आप वीडियो को है ना पॉज कर देख सकते हो, आराम से खा पी लो अच्छे से खाना ना, फिर देखो। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, NCERT का क्वेश्चन है, छोटा सा है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, क्वेश्चन का ही पार्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन में दिया है जो पार्ट लिखना है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में लिखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, मतलब कि वर्ड इक्वेशन लिखा है, गिव्स दैट हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना, ऐसे लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है ये, ठीक है। लेकिन अपन लोग तो केमिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं ना, केमिकल इक्वेशन CeH2 + Cl2 गिव्स
HCl। ठीक, क्या ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, ये क्वेश्चन था मेरा। तो बहुत ही आसान है, दिख रहा होगा आपको कि हम लोगों को क्या करना है। ठीक, दिख रहे हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 Cl चाहिए, वहाँ पे 1 1 है, सो 2 से मल्टीप्लाई, ख़त्म। तो H2Cl2 गिव्स 2 HCl। ये क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए 2 है, इवन है, इंटीजर है, तो मैं ये भी लिख सकता था हाफ H2, है ना। ये वाला फॉर्म दिखता है आपको जब आप लोग 11th-12th में पढ़ोगे, जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है साइंस में, तो आगे चल के हम देखते हैं ऐसे भी लिखा होता है हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स HCl। ये भी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ठीक है, ये वाला फॉर्म। तो ऐसे, ठीक, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। कितने क्वेश्चन कराओगे सर जी, एक दो और देखते हैं फिर लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट लिखना जरा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या लिखना है, लिखो ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन, एंड देन बैलेंस इक्वेशन, है ना। आगे है क्वेश्चन में, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये हो गया। तो अपना ये 5वां भाई आ रहा है। ठीक, मुझसे बोला कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। देखिए अमोनिया जो गैस है ना, वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स फैक्ट्रीज में, कंपनीज में लगे होते हैं। तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हम अमोनिया को बहुत ही एफिशिएंटली किस तरीके से हम लोग अचीव कर पाएँ। ठीक, तो अमोनिया बनाने के कई सारे मेथड्स हैं जो कि अपने सिलेबस में इतना नहीं है ना। तो जिसमें से एक मेथड है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। एक्चुअली में जो ये रिएक्शन लिखने वाला है ना, बेसिकली दिस प्रोसेस इज नोन एज हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो अभी जो हम रिएक्शन लिखेंगे इसे मैं बोलता हूँ हैबर्स प्रोसेस, है ना, जिससे कि आप लोग अमोनिया का मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक, तो N2 का मतलब नाइट्रोजन, N2 प्लस H2 गिव्स, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ठीक है, तो मेरे पास नाइट्रोजन है एंड हाइड्रोजन। ठीक, तो एक बात फिर से मैं बता दूं कि केमिकल इक्वेशन में अभी एक फंडा और है, इसको लिखने का एक और बहुत ही अच्छा सफिशिएंट पैटर्न है, बहुत ही अच्छा ढंग है, उसका हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ G लिखेंगे, N2G प्लस H2G गिव्स अमोनिया G। ठीक है, G का मतलब गैस, ये अमोनिया। सो अभी ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, UCE। बैलेंस कर दो इसको। ठीक, करें आप लोग, आसान है ये बिल्कुल। ठीक है, देखिए ये छोटी मोटी रिएक्शन जो कि जुबान पे रहती है हमेशा, है ना। एक्चुअली मुझे बैलेंस से ही याद है, लेकिन अपन लोग को यहाँ पर बैलेंस करना है, तो इस वजह से हम इस तरीके से कर रहे हैं। दिख रहा है N2 प्लस 3H2 = 2NH3। देखिए यहाँ पे N2 है, हाइड्रोजन यहाँ है, कितने 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सो 3 × 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है, बहुत ही वेल नोन हम लोग का रिएक्शन है। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 अमोनिया। ठीक है, सो ये जो अमोनिया का फॉर्मेशन है ना, बेसिकली दिस प्रोसेस इज नोन एज हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस। सो अमोनिया के मैन्युफैक्चर का ये एक मेथड है जिसे मैं बोलता हूँ हैबर्स प्रोसेस। ठीक, ये हो गया, लेकिन ये आसान था, बैलेंस हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला लिखो। नेक्स्ट लिख सकते हैं हम लोग, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। ठीक, लिखिए, क्या लिखोगे, हाँ, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन।
देखिए इस रिएक्शन में एक कांड और होता है, वो अपने पार्ट नहीं है। क्वेश्चन लिखिए, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, नीचे लिखिएगा, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, ये कहानी है। सिक्स वाला अपना भाई आ रहा है, 6/22। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ किसे था, वाटर। इसको हम समझ भी सकते हैं। बेसिकली जो वाटर है ना, वाटर इज़ द इलेक्ट्रोलाइट है ना, वाटर का हम लोग को इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये पार्ट आपने पढ़ा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। ये एरो का मतलब क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड। हमने बात की थी ना फर्स्ट लेक्चर में कि इस एरो का मतलब इधर फॉरवर्ड, इसका मतलब बैकवर्ड। दिस सोर्स की रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी चल सकती है, फॉरवर्ड भी चल सकती है, बैकवर्ड भी चल सकती है। सो H2O ना इस तरीके से ब्रेक होता है। हम ऐसे लिख सकते हैं 2H+, 2 है ना, 2H+ + OH-। तो वाटर का ऐसे ब्रेक होता है H+ एंड OH- के फॉर्म में, ठीक है ना। मतलब कि अगर H2O से ये बन सकता है ना, तो ये कंबाइन करके H2O बन सकता है। इस एरो का मतलब ये है, इस एरो को बोलते हैं हम रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल का साइन है ना, ये चीज़ ऐसा होता है। एंड यहाँ से क्या हुआ, और सोडियम कैसे ब्रेक होता है, सोडियम। अब अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हो एस ब्लॉक में, सोडियम एक मेटल है। मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके कैटायन बनाते हैं, ठीक है। सो सोडियम कैसे ब्रेक होगा, सोडियम Na+ की फॉर्म में जाएगा ऐसे। इसका मतलब क्या है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ये Na+ बनाया, ठीक है। अगर मैं Cl- का लिखता तो हम ऐसे लिखते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन है ना एक्सेप्ट करके Cl चला गया, ये वाली कहानी, ठीक। उसका भी मुझे मतलब नहीं है। सो ऐसे सोडियम क्या है, सोडियम Na+, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, ठीक है ना, ये चीज़। अब यहाँ से क्या होता है ना, मुझे पता है कि अपोजिट चार्ज वाले, ये प्लस ये माइनस, ये अलग होगा, ये आपस में क्या करेगा, कंबाइन हो जाएगा, ठीक। तो मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलने वाला है, NaOH प्लस H2 गैस, बोल भी रहा है H2 गैस, है ना। यहाँ से मुझे H2 गैस मिल जाएगी, ठीक। तो ये कांड होगा, है ना। तो ये रिएक्शन क्या है, अभी अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये, ठीक। बैलेंस कैसे करेंगे इसको, देखते हैं। सोडियम प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2 गैस, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होने वाला है। देखो सोडियम का एक बंदा है यहाँ पे, सोडियम एक, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, 2 और 3 है, ठीक है ना। अगर मैं देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, 2 ऑक्सीजन हो गया, है ना। देखिए हाइड्रोजन 2 to 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन वहाँ पे, हो गया 4 हाइड्रोजन, 2 सोडियम, तो यहाँ 2 सोडियम, ठीक है। इस तरीके से ऐसा कर सकते हैं हम लोग, सही। देखिए 2 सोडियम यहाँ पे, 2 सोडियम यहाँ पे, 2 to 4 हाइड्रोजन, सो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे एंड 2 यहाँ पे, 2 to 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। या फिर हम क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 1/2 से करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल, सो Na प्लस H2O, NaOH प्लस हाफ H2, सो दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिख रहा है, सोडियम 1, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और इसका मीनिंग क्या होता है, 1 हाइड्रोजन, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो 1 and 1 2, ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक। तो ये समझ में आता है ये कहानी। एक क्वेश्चन हम और करते हैं।
लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, है ना। मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन, है ना, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसकी बात की थी, यहीं पर देख लेते, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सेवन्थ अपना भाई आया। मैग्नीशियम रिबन हमने देखा था कि ऑक्सीजन में बर्न होता है, तो मुझे यहाँ पर एक वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, वाइट कलर का मुझे पाउडर मिल रहा था, है ना, पाउडर। तो इस तरीके से मेरे पास क्या हो गया, देखिए Mg+O2 = MgO, देख रहा है, एक Mg यहाँ पे, एक Mg यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। सो दिस इज द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। बैलेंस कैसे करूँगा उसको देखते हैं, आसान है ना, आप कर सकते हो, करके इसको चेक कर लो फिर। MgO, सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 2 ऑक्सीजन है ना, तो मैक्सिमम यही तो दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इफेक्ट देखो, 2 मैग्नीशियम यहाँ पे 1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, खत्म हो गया। सो 2 मैग्नीशियम यहाँ पे, 2 मैग्नीशियम यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन, है ना। वाला भी काम मैं कर सकता था कि Mg+½ O2 = MgO, ये भी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक। 1 मैग्नीशियम ऑक्सीजन कितना यहाँ पे, 1 एटम, यहाँ पे 1 एटम, ठीक है। तो ये कहानी है। चलिए आज के लिए तय रखते हैं हम लोग। तो हमने इतना आज सीखा कि केमिकल इक्वेशंस को अपन लोग, है ना, कैसे बैलेंस्ड करेंगे। बैलेंस करने के लिए अपन लोग के पास ये हिट एंड ट्रायल मेथड, कई सारे क्वेश्चन लिए, 7 क्वेश्चन ये हो गए, इससे पहले 3 क्वेश्चन और देखे थे, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हमने देखे हैं, ठीक। तो इतने से हम लोग को इतना कुछ आइडिया मिला, कुछ किस तरीके से अपन लोग को सोचना है। आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बुक में, ठीक। तो आज हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ना कि अभी हमें देखा था ना केमिकल इक्वेशन को अपन लोग एक पैटर्न में लिख रहे थे। केमिकल इक्वेशन को और भी अच्छे से लिखने का एक और मेथड है, जहाँ पर अपन लोग एलिमेंट के स्टेट को लिखेंगे कि भाई साहब सॉलिड के स्टेट में है, गैस के स्टेट में है, कि लिक्विड के स्टेट में, या फिर एक्वस मतलब वाटर के साथ सॉल्यूशन है, ठीक। तो वाला पार्ट करते हैं हम लोग, फिर आगे चलेंगे हम, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलेंगे हम लोग रिएक्शंस की, फिर जो भी हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन है बहुत ही अच्छे से डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है। जितना हमें समझ में आना चाहिए हाई स्कूल लेवल पे, उतनी हम डिटेल बातें करेंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है, बाय बाय।